कहानी की शुरुआत एक दुखद घटना से होती है। हाल ही में हूपर का परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ है। उसकी दो बेटियां अपनी मां की अचानक हुई मौत को अब तक स्वीकार नहीं कर पाई हैं। सैंडी और उसकी छोटी बहन दोनों ही गहरे सदमे में हैं। हूपर एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार है और अपने काम में काफी व्यस्त रहता है। इसी वजह से वह अपनी बेटियों की भावनाओं का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है। हालांकि 1 महीने बाद दोनों बहनें फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सैंडी अपनी मां के कपड़े पहनती है और अपने तरीके से उन्हें याद करती रहती है। हूपर यह देखकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अपने बच्चों के दिल का दर्द अच्छी तरह समझ सकता है। आखिर वह खुद भी अपनी पत्नी के जाने के दुख से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन एक पिता होने के नाते उसे खुद को संभालना ही होगा और अपने बच्चों का ख्याल भी रखना होगा। अपने पिता की हिम्मत देने के बाद सैंडी हेडफोन लगाती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। उसके दोस्त उसे देखकर सहानुभूति जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंडी सिर्फ यह दिखाना चाहती है कि सब कुछ सामान्य है। आखिरकार वह अपने लॉकर तक पहुंचती है, जहां उसे 1 महीने पहले रखा हुआ अपना लंच मिलता है। खाना पूरी तरह खराब हो चुका था और उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। जैसे ही सैंडी उसे फेंकने लगती है, तभी उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं। उनमें से एक सुनहरे बालों वाली लड़की बहुत बदतमीजी से बात करती है। सैंडी खुद को जवाब देने से रोक नहीं पाती और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक वह लड़की सैंडी को धक्का दे देती है, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ सड़ा हुआ खाना उसकी मां की ड्रेस पर गिर जाता है। यह देखकर सैंडी पूरी तरह टूट जाती है और तुरंत स्कूल से बाहर भाग जाती है। आज स्कूल का पहला दिन नहीं था। वह सिर्फ घर जाकर अपनी मां की ड्रेस साफ करना चाहती थी। उसी समय एक अजनबी हूपर के स्टूडियो में पहुंचता है। उसने पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। सामान्य तौर पर हूपर को उससे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वह आदमी बेहद डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। आखिरकार हूपर उसे अंदर आने देता है और अपने स्टूडियो में बैठने के लिए कहता है। उस आदमी ने हूपर से अपने पास वाली अलमारी को बंद करने के लिए कहा। हूपर ने रिकॉर्डर निकाला और उससे सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन जो कुछ उसने सुना वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। वह आदमी 3 बच्चों का पिता था। उसने बताया कि उसके पहले बच्चे के साथ एक हादसा हुआ था और उसके बाद उसके बाकी बच्चे भी एक एक करके मर गए। उसने यह भी बताया कि उसकी सबसे बड़ी बेटी कई बार कह चुकी थी कि उनके घर की अलमारी में एक राक्षस रहता है, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब तक लोगों को सच का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके सभी बच्चे मारे जा चुके थे। यह कहानी सुनने में बेहद अजीब लग रही थी। हूपर को सबसे पहले यही लगा कि उसके सामने बैठा हुआ आदमी ही असली हत्यारा हो सकता है। इसीलिए वह वहां से बाहर निकला और चुपचाप पुलिस को फोन कर दिया। उसी दौरान सैंडी घर वापस पहुंच चुकी थी। उसने अपनी ड्रेस वॉशिंग मशीन में डाल दी, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की ओर जाने लगी, उसे गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसके पिता होंगे, इसीलिए वह देखने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जब वह अपनी मां के स्टूडियो के पास पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से लाल रंग का कोई तरल पदार्थ बाहर बह रहा था। यह देखकर सैंडी बुरी तरह डर गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और स्टूडियो का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। अलमारी के पास से किसी आदमी की भारी और तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। सैंडी तुरंत हाथ में चाकू लेकर अंदर की ओर दौड़ी। तभी उसके पिता ने भी आवाज सुन ली और वे जल्दी से वहां पहुंच गए। जैसे ही हूपर ने स्टूडियो की लाइट जलाई, दोनों के सामने एक ऐसा नजारा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। वह अजनबी आदमी दरवाजे से लटका हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर में पूरा घर पुलिस और एम्बुलेंस से घिर गया। सैंडी सदमे की हालत में सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। वहीं उसकी छोटी बहन, जो अभी अभी स्कूल से लौटी थी, उसकी बाहों में बैठी थी। दूसरी तरफ हूपर से पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसमें उस आदमी द्वारा बताए गए राक्षस का जिक्र भी शामिल था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि सैंडी के मन में अब भी थोड़ा शक था, क्योंकि उसने स्टूडियो के अंदर लड़ाई जैसी आवाजें सुनी थीं। पुलिस ने उसे समझाया कि वह आवाजें शायद उस आदमी के मरने से पहले के संघर्ष की रही होंगी। यह बात सुनकर सैंडी का शक कुछ हद तक दूर हो गया, लेकिन उस दिन की घटना ने उसकी छोटी बहन को बुरी तरह डरा दिया था। सोने से पहले उसने अपने पिता से कहा कि वे कमरे के हर कोने की अच्छी तरह जांच कर लें, लेकिन जैसे ही उसके पिता कमरे से बाहर गए, अलमारी के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसकी छोटी बहन डरकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसे लगा कि बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। उसने अपना नाइट लैंप लिया और नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। उसकी छोटी बहन बिना कुछ कहे सीधे सैंडी के कमरे में भाग गई। उसी समय
सैंडी अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह किसी तरह उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। तभी उसकी नजर अपनी बहन के मुंह पर पड़े खून पर गई। सैंडी ने देखा कि जो दांत गिरने वाला था वह अभी तक नहीं गिरा था। इसके बाद उसने एक धागे से उस दांत को बांध दिया और धागे का दूसरा सिरा दरवाजे के हैंडल से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उसकी बहन तैयार हुई, अचानक सैंडी के हाथ में पकड़ा हुआ दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। सैंडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी बहन रोने लगी। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर सैंडी ने उसे गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे वही पुराना गाना गुनगुनाने लगी जिसे वे पहले सुना करते थे। कुछ देर बाद उसकी बहन शांत हो गई। आखिरकार दोनों बहनें एक ही छोटे बिस्तर पर सो गईं और धीरे धीरे नींद की दुनिया में खो गईं। लेकिन बिस्तर के नीचे फैले अंधेरे से एक अजीब और डरावनी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो दांत जमीन पर गिरा हुआ था वह अपने आप दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। अगले दिन सैंडी ने अपने पिता की सलाह मानते हुए एक डॉक्टर से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन डॉक्टर को लगा कि सैंडी से ज्यादा उसकी छोटी बहन की हालत गंभीर है। बच्ची को यह विश्वास दिलाने के लिए कि दुनिया में कोई राक्षस नहीं होता, डॉक्टर ने कमरे के पर्दे बंद कर दिए। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में रखे एक लैंप से गहरे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। डॉक्टर के निर्देश पर वह रोशनी धीरे धीरे टिमटिमाने लगी। इस दौरान उसकी बहन को अपने मन और शरीर को शांत रखना था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी कम होने लगी, उसकी बहन अचानक डर के मारे सैंडी को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने राक्षस को देख लिया है। अगले ही पल वह जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद डॉक्टर दोनों बहनों से बात करती है और उस राक्षस के बारे में भी चर्चा करती है जिसके बारे में छोटी बहन बार बार बता रही थी। लेकिन हूपर डॉक्टर की तरह ही यह मानता है कि यह सब उसकी कल्पना है। हालांकि सैंडी अपनी बहन की हालत और उस अजनबी आदमी के साथ हुई सारी अजीब घटनाओं को भूल नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने उस आदमी का नाम एक कागज पर लिख लिया। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन अपने कमरे में रजाई के अंदर छिपी हुई थी। उसके हाथ में लैंप लाइट थी और वह सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठा हो। डरते हुए उसने रजाई हटाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर सैंडी अपने पिता के स्टूडियो में उस दिन की रिकॉर्डिंग को फिर से सुन रही थी और जब उसने उस आदमी को राक्षस का जिक्र करते हुए सुना तो उसे सोफे के नीचे एक नोटबुक मिली। वह कागज पूरी तरह मुड़ा हुआ था और उसका एक हिस्सा जबरदस्ती फाड़ा गया था। उस पर क्या बना हुआ है यह देखने के लिए सैंडी ने पेंसिल से कागज को रगड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उस कागज पर एक बेहद डरावने और बदसूरत राक्षस की तस्वीर उभरकर सामने आ गई। यह देखकर सैंडी बुरी तरह डर गई। उसी दौरान रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही चीखों की आवाज ने उसे और भी डरा दिया। घबराहट में सैंडी के हाथ से रिकॉर्डर पानी में गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह थी कि रिकॉर्डर खराब नहीं हुआ। जब वह अपने कमरे की ओर वापस जा रही थी तभी उसकी नजर छत पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर गई। वे काले निशान बिल्कुल नसों की तरह दिखाई दे रहे थे और धीरे धीरे दीवारों पर फैलते जा रहे थे। उसी समय उसकी छोटी बहन भागती हुई रसोई में पहुंच गई। कुछ देर पहले ही उसने कई अजीब घटनाओं का सामना किया था। वह अपने हाथ में एक छोटी लाइट लेकर गलियारे में पहुंची। तभी उसे अंधेरे से किसी की आवाज सुनाई दी। डरकर उसने अपनी लाइट दूर फेंक दी, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे गलियारे का अंधेरा उस रोशनी को निगल गया हो। उधर सैंडी की नजर फर्श पर बनी एक तस्वीर पर पड़ी। वह उसी राक्षस की तस्वीर थी। अपनी बहन के डर की असली वजह जानने के लिए सैंडी ने अगले दिन स्कूल के बाद अपनी दोस्त को फोन किया। इसके बाद उसने उस आदमी के घर जाकर सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह घर अब लगभग खंडहर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। यह देखकर सैंडी थोड़ा निराश हो गई और वापस लौटने वाली थी, लेकिन तभी उसे कमरे के एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह तुरंत उस कमरे के अंदर चली गई। कमरे के बीच में लगी तेज लाइट खराब कनेक्शन की वजह से बार बार टिमटिमा रही थी। सैंडी ने बिजली का कनेक्शन ठीक किया। जैसे ही लाइट ठीक हुई, सामने की पूरी रसोई तेज रोशनी से जगमगा उठी। तभी उसकी नजर फिर से दीवारों पर फैली उन काली नसों पर पड़ी। वे बिल्कुल खून की नसों की तरह दूसरी मंजिल से नीचे तक फैली हुई थीं। यह देखकर सैंडी उत्सुकता से ऊपर चली गई। ऊपर का गलियारा कई सफेद डंडों जैसी चीजों से भरा हुआ था। एक कमरे के अंदर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। जैसे ही सैंडी उनके पास पहुंची, अचानक तेज फ्लैशलाइट चमकी और उसी समय एक फोटो बाहर निकल आई। लेकिन तभी सैंडी को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह एक महिला थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक शॉटगन थी।
वह उस परिवार की इकलौती जीवित सदस्य थी। सैंडी ने उसे अपने परिवार के साथ हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन जब महिला ने देखा कि सैंडी अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रही है, तो उसने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि वह राक्षस हमेशा अंधेरे में छिपा रहता है और अगर उसे हराना है तो सबसे पहले अंधेरे से सावधान रहना होगा। यह कहते हुए महिला ने अपनी शॉटगन सैंडी की तरफ तान दी। राक्षस ठीक उस लड़की के पीछे खड़ा था। महिला ने बिना एक पल की देरी किए गोली चला दी। हालांकि उसका निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन सैंडी बुरी तरह डर चुकी थी। वह जल्दबाजी में वापस अपने घर लौट आई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसकी छोटी बहन के साथ क्या हो रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। सैंडी बेचैनी से दरवाजे के पीछे खड़ी थी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने जोर से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन अगले ही पल सैंडी की आंख खुल गई। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। जब वह थोड़ा शांत हुई तो उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। उधर उसके पिता घर का सामान पैक कर रहे थे। हूपर को लगा कि दोनों बहनें अपनी मां को बहुत ज्यादा याद कर रही हैं और इसी वजह से उन्हें ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए उसने अपनी पत्नी का सारा सामान हटाने का फैसला कर लिया, लेकिन सैंडी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जल्दबाजी में वह सारा सामान बेसमेंट में रख दिया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद सैंडी ने अपनी मां का लाइटर निकाला और उनकी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाइटर की लौ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी जब सैंडी पूरी तरह निराश हो चुकी थी, उसे अपने पीछे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। सैंडी उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। तभी उसे अंधेरे में एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वह उसकी मां है। यह सोचकर उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रोशनी जली, वह आकृति एक शेल्फ पर टंगी हुई स्कर्ट निकली। ऐसा लग रहा था कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। पिछली रात की घटनाओं ने सैंडी को पूरे दिन परेशान रखा। उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस मुश्किल समय में उसका साथ देंगे। जब हूपर को पता चला कि सैंडी के दोस्त घर आने वाले हैं, तो उसने अपनी छोटी बेटी से कहा कि वह उन्हें परेशान न करे। लेकिन कुछ ही देर में सैंडी के दोस्त बोर होने लगे। तब सैंडी ने ड्राइंग रूम में मिली हुई सिगरेट निकाली और अपने दोस्तों के साथ शेयर की, लेकिन जैसे ही उसने धुआं अंदर लिया, उसका गला बुरी तरह जलने लगा। सबके हंसने के बीच वह लगातार खांसने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले में कुछ अटका हुआ है। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागी, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से एक दांत बाहर निकल आया। उस दांत को देखते ही सैंडी को चक्कर आने लगे। उधर उसके साथ मौजूद सुनहरे बालों वाली लड़की अलमारी की तरफ जाना चाहती थी। सैंडी खुद को रोक नहीं पाई और सभी को लेकर दूसरी मंजिल पर चली गई। इस दौरान दीवारों पर फैले काले निशान और भी ज्यादा फैल चुके थे। अचानक सैंडी का संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग बेहोश हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे ड्राइंग रूम में बंद करने की कोशिश की। अंधेरे में फंसते ही सैंडी को किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी उसे कहीं से हंसी की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल उसके सामने से एक काली परछाई दिखाई दी। यह देखकर सैंडी बुरी तरह डर गई। जैसे ही उसने राक्षस को अपनी ओर आते देखा, वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागी। उसी समय दरवाजा खुल गया। सैंडी सीधे रोशनी में गिर पड़ी और उसके पीछे मौजूद राक्षस एक पल में गायब हो गया। लेकिन अभी जो डर सैंडी ने महसूस किया था, वह उसके मन से बिल्कुल नहीं गया था। गुस्से और डर के बीच उसने सुनहरे बालों वाली लड़की को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग बिना कुछ कहे घर से चले गए। उधर उसकी छोटी बहन वीडियो गेम खेल रही थी और उसने सबको जाते हुए देखा। कुछ ही पलों में पूरा घर एक डरावने सन्नाटे में डूब गया। तभी कमरे के एक कोने में उसे एक परछाई दिखाई दी। टीवी की हल्की रोशनी में सैंडी की छोटी बहन ने उस राक्षस को साफ साफ देख लिया। वह इतनी डर गई कि सोफे पर लेटे लेटे एक आवाज तक नहीं निकाल पाई। लेकिन राक्षस धीरे धीरे उसके पास आने लगा और लगातार उसका नाम पुकारने लगा। डर के मारे उसने अपनी सांस तक रोक ली और कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि पहले की तरह इस बार भी राक्षस कुछ देर बाद चला जाएगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। इस आवाज को सुनकर उसके पिता और सैंडी तुरंत वहां पहुंच गए। वे उसको लेकर सीधे अस्पताल गए। सौभाग्य से सैंडी की बहन को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह डरी हुई थी। सैंडी ने अपनी छोटी बहन को सांत्वना दी। तब उसकी बहन ने बताया कि उसने भी उस राक्षस को देखा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सब सच है, लेकिन उनके पिता अब भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सैंडी को केवल भ्रम हुआ है।
अब सैंडी के पास उस राक्षस का सामना करने और उसे रोकने का रास्ता ढूंढने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसी दौरान उसे उस महिला का फोन आया। महिला ने कहा कि उसे राक्षस को खत्म करने का तरीका मिल गया है। यह सुनते ही सैंडी तुरंत उस घर की ओर लौट गई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि महिला अब भी अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। इस बार घर के गलियारे में पहले से कहीं ज्यादा मोमबत्तियां जलाई गई थीं। इसके साथ ही उसने पूरे कमरे में कई तरह के जाल भी बिछा रखे थे। अब सब कुछ तैयार था, लेकिन सैंडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही महिला ने उसे पकड़ लिया। तभी सैंडी को पता चला कि उसकी योजना के लिए एक चारे की जरूरत थी। जैसे ही घर की रोशनी बुझी, गलियारे के आखिर से राक्षस की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे सैंडी का नाम पुकारते हुए सामने आने लगा। एक एक करके मोमबत्तियां बुझने लगीं और अंधेरे के बीच उसकी दो चमकती हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अगले ही पल गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। गोली लगते ही राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसका काला खून धीरे धीरे फैलने लगा। यह देखकर महिला तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। राक्षस को जमीन पर पड़ा देखकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि राक्षस अभी भी जिंदा है। अचानक उसने महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद वह सीधे सैंडी की तरफ बढ़ा। डर के मारे सैंडी रेंगते हुए नीचे की ओर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंची, राक्षस एक बार फिर अंधेरे में छिप गया। अब यह साफ हो चुका था कि राक्षस को सिर्फ गोली से मारना आसान नहीं था। तभी घबराई हुई सैंडी के फोन पर उसके पिता का कॉल आया और जैसे ही उसे पता चला कि हूपर उसे घर ले जाने के लिए आ रहा है, वह जोर से चिल्लाकर उसे रोकने लगी। सैंडी की बात सुनकर उसके पिता घर के बाहर ही रुक गए, लेकिन अगले ही पल एक अजीब और ताकतवर शक्ति ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया। यह देखकर सैंडी जितनी तेजी से हो सकती थी अपने घर की तरफ भागी। जब वह घर पहुंची तब तक पूरे घर की बिजली जा चुकी थी। उधर उसकी छोटी बहन हाथ में लगी छोटी छोटी लाइट्स की मदद से खुद को राक्षस के हमले से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पिता को राक्षस पहले ही बेसमेंट में खींच चुका था। डर के बावजूद उसकी छोटी बहन ने अपने परिवार को बचाने का फैसला किया और हिम्मत जुटाकर बेसमेंट की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह काला राक्षस दीवार पर चिपका हुआ था। वहीं हूपर बेहोशी जैसी हालत में हवा में लटका हुआ था। जैसे ही राक्षस की नजर उसकी छोटी बहन पर पड़ी, उसने तुरंत अपना निशाना बदल दिया। राक्षस बेहद ताकतवर था। उसके हमले से एक लकड़ी का ढांचा गिर गया और उसकी छोटी बहन उसके नीचे दब गई। अपनी बहन को बचाने के लिए सैंडी खुद राक्षस के सामने आ गई, लेकिन अब सैंडी की जान खतरे में थी। यह देखकर उसके पिता ने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस पर हमला कर दिया। हालांकि राक्षस ने उस हमले को रोक दिया, लेकिन उसी दौरान हूपर भी जोर से दूर जा गिरा। डर और घबराहट में छोटी बहन के हाथ से छोटी लाइट्स की पूरी स्ट्रिंग टूट गई। अगले ही पल पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। इसी दौरान हूपर ने अपनी पत्नी का लाइटर निकाल लिया। उस छोटी सी लौ ने आसपास के अंधेरे को कुछ हद तक दूर कर दिया। सैंडी और उसकी छोटी बहन तुरंत अपने पिता की मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह एकमात्र रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। अंधेरे में छिपा राक्षस उन तीनों पर हंस रहा था। तभी अचानक लाइटर की लौ बेहद तेज हो गई। उस तेज आग को देखकर राक्षस पीछे हटने लगा। तभी उसकी छोटी बहन ने सैंडी की ओर स्प्रे की एक बोतल फेंकी। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, राक्षस और पीछे हटता गया। अब यह साफ हो चुका था कि राक्षस आग से बहुत डरता है, लेकिन सबसे मुश्किल समय पर स्प्रे ने काम करना बंद कर दिया। सौभाग्य से उसकी छोटी बहन ने तुरंत शराब की एक बोतल उसकी ओर फेंक दी। बिना समय गंवाए सैंडी ने जलता हुआ लाइटर राक्षस की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल आग की लपटों ने उस भयानक और बदसूरत राक्षस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आग के साथ साथ दीवारों पर फैली हुई काली नसें भी तेजी से फैलने लगीं। इसके बाद सैंडी, उसकी छोटी बहन और उनके पिता बेसमेंट से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलने से पहले सैंडी ने एक आखिरी बार अपनी मां की यादों से जुड़ी चीजों की तरफ देखा और इस बार उसने उन यादों को जाने देने का फैसला कर लिया, क्योंकि अभी अभी हुई इस लड़ाई के दौरान लाइटर की लौ ने जिस तरह उसका साथ दिया था, उससे सैंडी को यकीन हो गया था कि उसकी मां हमेशा उसके साथ थी। राक्षस के खत्म होने के बाद आखिरकार इस परिवार ने अपने दिल का दर्द बाहर निकाल दिया। हूपर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियां इतनी बहादुर साबित होंगी और इसी बात ने उसे फिर से जिंदगी का सामना करने की हिम्मत दी। लेकिन जब वे वहां से जाने वाले थे, तभी सैंडी को डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद जैसे ही वे वहां से जाने लगे, तभी सैंडी पीछे मुड़ी और दोबारा उसके ऑफिस की तरफ चली गई, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप खुलने लगी
सैंडी घबराकर उस अंधेरे की तरफ देखने लगी। उसी समय डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर आई। वह हैरान थी और उसने सैंडी से पूछा कि वह अभी तक यहाँ क्या कर रही है। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद राक्षस एक बार फिर अंधेरे में लौट चुका है। तो दोस्तों, यही थी बूगीमैन की पूरी कहानी। लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं हो पाता कि वह राक्षस सच में हमेशा के लिए खत्म हुआ या फिर वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे डरावनी बात है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।